हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 क्लास 11th और ये है हमारी यूनिट 4। तो ये है 4 यूनिट हमारी प्लांट फिजियोलॉजी है ये चैप्टर। और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये है बेसिकली रेस्पिरेशन इन प्लांट, लेकिन इसमें रेस्पिरेशन इन प्लांट हम नहीं पढ़ेंगे बेसिकली। तो क्या पढ़ेंगे हम, रेस्पिरेशन इन प्लांट नहीं पढ़ेंगे, तो हम इस रेस्पिरेशन इन प्लांट नहीं पढ़ेंगे इसमें हम पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन कि सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरह से रेस्पिरेशन होती है। हम ये भी जानेंगे कि प्लांट में कैसे रेस्पिरेशन होती है, लेकिन बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। डू प्लांट ब्रीथ, क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है, इसमें हमें जानना है, डिस्कशन करना है। ग्लाइकोलाइसिस ये क्या होती है, कैसी प्रोसेस होती है, और ये हमने कहा जैसे कि हम सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो ये जो होती है साइटोप्लाज्म में होती है ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस। फिर फर्मेंटेशन, ठीक है, ये बेसिकली फंजाई में होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन बैक्टीरिया में होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन कुछ एनारोबिक रेस्पिरेशन बैक्टीरिया में होती है और एरोबिक भी होती है। और एरोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के अंदर यानी कि प्लांट और एनिमल की बॉडी के अंदर भी होती है। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट कि कितने एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होते हैं, कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ये एम्फीबोलिक पाथवे, देखो बेसिकली जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन की वो कैटाबोलिक प्रोसेस है। कैटाबोलिक का मतलब क्या है कि इसमें एक मैक्रोमोलिक्यूल ब्रेक डाउन होकर, मान लो ग्लूकोज है, वो ब्रेक डाउन होकर सिंपल मॉलिक्यूल, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन में ब्रेक डाउन हो रहा है इसका वाटर में, ठीक है। तो इस तरह से कैटाबोलिक प्रोसेस है, यानी कि इसमें एक बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल माइक्रोमोलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो इसका पाथवे है वो एम्फीबोलिक है, जिसमें ब्रेक डाउन भी होता है और बनता भी है, जिसमें एटीपी बनती है। तो बनने का काम भी हो रहा है ना, सिंथेसिस भी हो रही है ना। तो जो पाथवे है वो एम्फीबोलिक है, लेकिन प्रोसेस कैसी है, कैटाबोलिक है। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, यानी कि अगर हम मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हम नहीं कहेंगे, रिएक्टेंट मान के चलिए कि जैसे कार्बोहाइड्रेट हमने ले लिया, तो उससे हमें कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है और कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो क्या है, यानी कि कितनी ऑक्सीजन यूटिलाइज करके कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसको हम रेस्पिरेटरी क्वेश्चन बोलते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहले करते हैं कि रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट में हम डू द प्लांट ब्रीथ पढ़ेंगे। इससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि रेस्पिरेशन है क्या। देखो, हम हो या फिर प्लांट हो, उन्हें एनर्जी की नीड है। इस चैप्टर में मैं सारे जो मेन पॉइंट हैं एनसीईआरटी के उनको कवर्ड अप करूँगी, कोई भी मेन पॉइंट्स नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन हर लाइन टू लाइन में नहीं जा रही हूँ क्योंकि ये जो है वीडियो को बहुत लेंदी बना देगा। तो मेन पॉइंट हम इसके डिस्कस करेंगे और कोई भी पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो छोड़ा नहीं जाएगा। बेसिकली हम इसे एनसीईआरटी से ही कर रहे हैं। तो ये जो वीडियो है ये क्लास 11th के बच्चों के लिए जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं और एनसीईआरटी पढ़ते हैं उनके लिए, और इसके अलावा जो टीजीटी या पीजीटी बायोलॉजी के लिए प्रिपेयर करते हैं उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। हर किसी इंसान को, हर किसी ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो एक बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, अपनी लाइफ प्रोसेस के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। अब ये एनर्जी हमें कैसे मिलती है, कहाँ ट्रैप होती है? एक्चुअली ये एनर्जी कार्बन कार्बन बॉन्ड में, ठीक है, ट्रैप्ड होती है। बेसिकली कैसे कि जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट है। जो बैक्टीरिया होते हैं वो तो कीमोसिंथेटिक भी होते हैं, केमिकल एनर्जी भी यूटिलाइज करते हैं। लेकिन जो ये हमारा ये है सन है, ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। अगर ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट है तो जो लाइट एनर्जी है वो प्लांट किस में कन्वर्ट कर देते हैं, बेसिकली ये लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देंगे, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। तो केमिकल एनर्जी में जब ये कन्वर्ट होते हैं तो यहाँ पे जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और जब ये केमिकल बॉन्ड टूटते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। अब इस एनर्जी को हम एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं और जब यूटिलाइजेशन होती है सेल को या बॉडी को तो वो एटीपी की फॉर्म में वहाँ चली जाती है एनर्जी और वो मिल जाती है। तो लाइफ प्रोसेस करने के लिए, चलने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, इवन पेड़ को हिलने के लिए, इन सब के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी हमें कैसे मिलती है, ऑक्सीडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। और इन मैक्रोमोलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, फूड। और ये जो ऑक्सीडेशन के लिए ज़रूरी होती है, जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेसिकली रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो ब्रीथिंग के थ्रू
एनिमल्स में समझाई जाती है, और जो हम यूनिट 5 करेंगे उसमें हम जब करेंगे कि कैसे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है एनिमल में, बेसिकली ह्यूमन में समझाया हुआ है उसमें, तो कैसे होता है वो सब पढ़ेंगे। अभी हम प्लांट से पढ़ते हैं। प्लांट में पढ़ेंगे कि कैसे करना है। इससे पहले हम ये जानेंगे कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वो सबस्ट्रेट होता है जिसका मेटाबॉलिज्म, जिसका कैटाबॉलिज्म होता है, जो कैटालाइज्ड होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। और जो सेल के अंदर रेस्पिरेशन होती है, यानी कि जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल होता है इनटू द सेल, उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और उससे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, और वो किसकी फॉर्म में ट्रैप हो जाती है, एटीपी की फॉर्म में, और उससे हम जो है यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। कहाँ होती है, बेसिकली मैं बता चुकी हूँ, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होते हैं, कॉम्प्लेक्स बॉन्ड, उनके ऑक्सीडेशन से होती है, तो यहाँ होती है वो एनर्जी, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। और जिस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है, जो कंपाउंड ऑक्सीडाइज होता है, मान लो कार्बोहाइड्रेट हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो गया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन कौन से हो सकते हैं, देखो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, कार्बोस हो सकते हैं, ठीक है, प्रोटीन हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकते हैं, फैट्स हो सकते हैं, इसके अलावा क्या हो सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड हो सकते हैं, तो ये सब हो सकते हैं, ठीक है। मिनरल्स हो सकते हैं क्या, नहीं, मिनरल्स नहीं हो सकते, क्योंकि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में क्या है कि ब्रेक डाउन होकर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होना चाहिए। तो ये जो होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, फैट्स है, तो जब ये एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एक्ट करते हैं तो इस तरह की रेस्पिरेशन को बोलते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। इस तरह की रेस्पिरेशन को बोलते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट यूज होते हैं तो उसको बोलते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। लेकिन अगर इसकी जगह पे प्रोटीन यूज हो गया, ठीक है, तो उस रेस्पिरेशन को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। लेकिन सिर्फ और सिर्फ लिग्यूमिनस प्लांट्स में, किसमें, लिग्यूमिनस में प्लांट्स में, अगर वो एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट प्रोटीन को यूज करते हैं, लेकिन उस केस में, लिग्यूमिनस प्लांट के केस में, उस रेस्पिरेशन को हम फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। बेसिकली फ्लोटिंग रेस्पिरेशन हम किसको बोलते हैं, जब कार्बोहाइड्रेट और फैट यूज होते हैं एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। लेकिन लिग्यूमिनस प्लांट में अगर प्रोटीन भी यूज हो रहा है तो उसे फ्लोटिंग रेस्पिरेशन बोलेंगे। इन अदर केसेस में प्रोटीन को हम प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन में कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे। एटीपी जो है एनर्जी करेंसी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में फॉर्म होती है। कैसे फॉर्म होती है, स्टेप बाय स्टेप्स, एक सीरीज होती है रिएक्शंस की, मतलब एक सीरीज ऑफ स्लो रिएक्शंस होती है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। और उसको कौन कंट्रोल करते हैं, उसको एंजाइम कंट्रोल करते हैं। तो उस नंबर ऑफ प्रोसेसेस के थ्रू जा करके हमारे पास एटीपी बन जाती है, जो एनर्जी करेंसी होती है, और इसको जहाँ पर भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ उसको यूटिलाइज करते हैं। अब क्वेश्चन आ गया हमारा पहला वाला, डू प्लांट ब्रीथ, क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं? अगर हम डायरेक्टली बोले तो नहीं, डायरेक्टली तो नहीं करते, लेकिन यस, प्लांट ब्रीथ करते हैं, क्योंकि उनको भी एनर्जी की यूटिलाइजेशन होती है। तो उनका ब्रीथिंग ऑर्गन कौन सा होता है, किससे करते हैं, जिससे वो गैसियस एक्सचेंज करते हैं, किससे करते हैं, स्टोमेटा से करते हैं। स्टोमेटा कहाँ होते हैं, लीफ की लोअर सरफेस पे होते हैं, ठीक है। ठीक है, लीफ की दो सरफेस होती है ना, अबैक्सियल और एडैक्सियल सरफेस, ठीक है। तो लोअर मोस्ट जो सरफेस होती है उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। लेंटिसेल्स ये किस में होते हैं, ये स्टेम में प्रेजेंट होते हैं लेंटिसेल्स। तो इनके थ्रू क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। अब देखो प्लांट क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू क्या बनाता है, फूड बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है। यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से ले रहा है, लेकिन ऑक्सीजन तो अपने बॉडी के अंदर ही रिलीज कर रहा है ना। तो ऑक्सीजन जो है भरपूर मात्रा में प्रेजेंट होती है प्लांट्स के अंदर। तो इसे अपनी ऑक्सीडेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होता ये आउटर साइड पे, क्योंकि इसके अंदर ही गैसियस होती है। गैसियस एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा और लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यस, ये रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन है इसके, अगर हम कहा जाए तो यस, ये स्टोमेटा और लेंटिसेल्स हैं, और ये अपनी नीड उसी से पूरी कर लेते हैं। जो रूट्स, स्टेम्स, लीव्स हैं, ये इनका जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है ये इतना ज़्यादा हाई नहीं होता कि हम कहें कि बहुत ज़्यादा हाई होता है तो उसको बाहर से ऑक्सीजन लेनी पड़े। अपने अंदर की जो ऑक्सीजन है उसी को ये यूटिलाइज करके कर लेते हैं। अब कैसे एनर्जी निकलती है, देखो जो कार्बोहाइड्रेट है,
यहाँ पर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट फैट या प्रोटीन भी हो सकता है, ऑर्गेनिक एसिड भी हो सकता है, ठीक है। हम सिंपली लेके बता रहे हैं कार्बोहाइड्रेट लेकर। अगर ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो ये हमें क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। तो एक जो कार्बोहाइड्रेट का जो मॉलिक्यूल है, अगर वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहा है इन फॉर्म ऑफ एटीपी, तो वो अबाउट 86 किलो कैलोरी होगी, तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो निकालता है, ठीक है। और एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो इतने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन निकालता है, और ये फुल्ली ऑक्सीडाइज होता है, यानी कि अगर कार्बोहाइड्रेट में यहाँ पे 6 कार्बन है तो यहाँ पे 6 कार्बन ही क्या हो जाएंगे, रिलीज, तो फुल्ली जो है ये ऑक्सीडाइज होता है। तो ये किस प्रोसेस में होता है, कैसे होता है, कहाँ पे होता है, कौन कौन से इसके स्टेप्स हैं, तो आ जाइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहली जो प्रोसेस है, पहली प्रोसेस कौन सी है, द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। कहाँ होती है ये प्रोसेस, ये प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर, या हम इसको बोल सकते हैं साइटोसोल के अंदर, साइटोसोल के अंदर ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, मान लेते हैं ये है माइटोकॉन्ड्रिया हमारी, तो ये यहाँ पर साइटोप्लाज्म में होगी, या यहाँ पर यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर होगी। इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुविक एसिड में। और ये जो प्रोसेस है ये फुल्ली एनारोबिक है, यानी कि ये एयर की प्रेजेंस में नहीं होती है, ये एयर की प्रेजेंस में नहीं होती है, ठीक है। एयर के लिए एयर को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका मतलब ये, चाहे वो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म हो या एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो, ये जो फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का, ये हर जगह होता है, ठीक है। एनारोबिक में भी होता है और एरोबिक भी होता है। अब इसे ग्लाइकोलिसिस ही बोलते हैं, इसके अलावा कुछ और भी बोलते हैं। यस, इसको हम जो है एक तीन साइंटिस्ट थे जिसका नाम है गुस्टव एम्बेडन, ओटो मेयरहोफ और जे पार्नस। तो ये जो है इसको एम्बेडन मेयरहोफ पार्नस साइकिल यानी कि ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं, क्योंकि इन तीनों साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। अब ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ग्लाइकोज मतलब क्या हो गया, ग्लूकोज। क्या मतलब हुआ ग्लाइकोलाइसिस का, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, यानी कि ग्लूकोज के ब्रेक डाउन को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। अब इस ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में 10 स्टेप होते हैं, याद रखना कि इसमें कितने होते हैं, 10 स्टेप होते हैं। कहाँ होता है, साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ होता है, साइटोसोल या साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को ही बोलते हैं, ठीक है। पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, पूरा नहीं होता। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जब हम इसको देखेंगे इसके स्टेप्स को, तो ये 10 स्टेप है दैट हैव टोल्ड यू। अब इन्हें हम डिस्कस करते हैं 10 स्टेप को, कौन कौन से स्टेप है, पिक्चर से देखते हैं। देखो, तो यहाँ देखो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब जो इसके 10 स्टेप्स होते हैं उसमें जो 1, 3rd और 10 स्टेप होता है, ये होता है इरिवर्सिबल, यानी कि ये जो होता है ये रिवर्सिबल नहीं होता, ठीक है, इरिवर्सिबल होता है ये, ठीक है। कौन सा, 1st, 3rd और 10, इसको निशान लगा लेना, ठीक है। तो जो पहला स्टेप है इसका, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज होता है ये फ्रक्टोज भी हो सकता है, ठीक है, सीधा ग्लूकोज भी हो सकता है। तो जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, और ये पहला स्टेप है, ठीक है। ये कौन सा स्टेप है, ये पहला स्टेप है ये, ठीक है। अब इस पहले स्टेप में क्या होता है, एक एटीपी जो है यहाँ पे यूटिलाइज हो रही है एटीपी, ठीक है। तो एक एटीपी यूटिलाइज होती है, और इसमें जो एंजाइम यूज होता है, उसका नाम है हेक्सोकाइनेज, ठीक है। क्या है, कौन सा एंजाइम यूज होता है, हेक्सोकाइनेज, पहला स्टेप है। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, एक एटीपी यूटिलाइज होकर एक एडीपी में कन्वर्ट हो गई। कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है यहाँ पर, हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आइसोमरेज एंजाइम यूज होता है। आइसोमरेज क्यों होगा, क्योंकि यहाँ ग्लूकोज से फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फ्रक्टोज में क्यों कन्वर्ट होएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो रिंग स्ट्रक्चर यूज होता है, और जब ये रिंग स्ट्रक्चर यूज होता है ग्लूकोज का, तो इस तरह का कुछ होता है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे CH2OH लगा होता है, CH2OH, यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 और ये 6 कार्बन होता है, यानी कि यहाँ पे एक OH होता है, ये कार्बन जो है फ्री होता है। तो ये कार्बन जब फ्री होता है तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बन गया, यानी कि यहाँ से OH निकल के यहाँ फॉस्फेट जुड़ जाता है। अब यहाँ पे जब फ्रक्टोज बनेगा तो फ्रक्टोज की जो रिंग होती है, यहाँ पे देखो ये 6 रिंग है इसमें, ठीक है। अब जो है फ्रक्टोज की रिंग होगी वो 5 वाली रिंग होगी, इस तरह से
5 वाली जब रिंग होगी तो यहाँ पे एक CH2OH यहाँ था, तो CH2OH जो यहाँ था, एक बार सफाई से देख लेते हैं, ये फ्रक्टोज की इस तरह से रिंग होगी, ठीक है। यहाँ पर जो है CH2OH होगा, तो यहाँ पे जो एक OH निकल गया, यहाँ से फॉस्फेट, यहाँ पर देखो ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ना, यहाँ पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ये बन गया, ठीक है, आइसोमरेज की हेल्प से। क्यों बना? क्योंकि हमें यहाँ पे भी एक CH2OH निकालना है। क्यों? क्योंकि हमें एक और फॉस्फेट यहाँ पर जो है ऐड करना है, ठीक है। तो ये आइसोमरेज की हेल्प से, ये दूसरा स्टेप है जहाँ पे आइसोमरेज एंजाइम की हेल्प से, आइसोमरेज की हेल्प से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। क्यों? क्योंकि उसे दूसरा कार्बन भी फॉस्फेट अटैचमेंट के लिए फ्री कराया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है थर्ड स्टेप में, ये सेकंड स्टेप था, अब आया थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में एक और ATP यूटिलाइज होकर ADP में कन्वर्ट हो जाती है और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट जो रिलीज होता है। अब ये जो पहले वाला मैंने बताया था, पहला स्टेप जो है वो, और 6 स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप और 10th स्टेप इरिवर्सिबल है। तो ये जो है थर्ड स्टेप जो है इरिवर्सिबल है, ठीक है। अब यहाँ से जो है कौन सा एंजाइम यूज होगा? काइनेज एंजाइम यूज होगा। क्या नाम है इस एंजाइम का? इस एंजाइम का नाम है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फोस्फोफ्रक्टो, अभी मैं इसको मिटा दूंगी, काइनेज, ये एंजाइम यूज होगा, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज सॉरी। तो पहला एंजाइम जो यूज हुआ वो हुआ काइनेज एंजाइम, ठीक है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। फिर उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आइसोमेर एंजाइम, और जो थर्ड स्टेप है ATP से ADP कन्वर्ट हो गया, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, और फ्रक्टो ये है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज की हेल्प से जो है ये बन गया, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेप, ये वाला जो स्टेप है ये फोर्थ स्टेप है। इसमें क्या है? ट्रायोज शुगर बन जाएगी। क्या? ये ग्लाइसरल एल्डिहाइड, और इसे हम पागल भी बोलते हैं। पागल मतलब फोस्फोग्लाइसेरिक एसिड, फोस्फोग्लाइसरल एल्डिहाइड, फोस्फोग्लाइसरल एल्डिहाइड, ठीक है, पागल भी लिख सकते हैं। ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। और यहाँ से ये जो रिएक्शन है ये फोर्थ स्टेप है, ये फिफ्थ स्टेप है। ये जो ना रिवर्सिबल होते हैं, इसमें डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बन जाता है, ठीक है। तो ये होता है। अब ये जो 6 स्टेप है यहाँ देखो, इसमें हम देखेंगे कि जो ट्रायोज फॉस्फेट है, यानी कि पागल है, फोस्फोग्लाइसरिक एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे जुड़ा हुआ है। इसमें क्या होगा? स्टेप में एक ये जो है NAD है, ये NADH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, रिडक्शन हो जाएगी इसमें। तो यहाँ से आप ये देख लीजिएगा कि यहाँ से NADH फॉर्म हो रहा है, और क्योंकि ये जो है 3 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है तो इसके 2 मॉलिक्यूल होंगे, 3 कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल होंगे, तो यहाँ से जो 2 NADH है ये भी क्या बनेगा? इसके भी क्या बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ से 2 मॉलिक्यूल NADH के बन गए, ठीक है। उसके बाद जो ये एल्डिहाइड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा 1,3-bis फोस्फोग्लाइसेरिक एसिड, यानी अभी क्या था? ये एल्डिहाइड था, अब किस में कन्वर्ट हो गया? ये एसिड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद यहाँ से ये जो ट्रायोज फॉस्फेट है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ट्रायोज फॉस्फेट में ही कन्वर्ट होगा, लेकिन इसका जो एक फॉस्फेट ग्रुप है वो हट जाएगा। अब जब यहाँ से एक फॉस्फोरस निकल रहा है तो यहाँ से ADP से क्या बन जाएगा? ATP। और क्योंकि देखो ये 3 कार्बन कंपाउंड है तो इसके कितने मॉलिक्यूल हैं? यहाँ 2 मॉलिक्यूल। तो जो यहाँ से ATP फॉर्म होगी इसके भी कितने मॉलिक्यूल होंगे? 2 मॉलिक्यूल होंगे, यानी कि 2 ATP यहाँ पर क्या हो गई? फॉर्म हो गई, और इसमें क्या बन गया हमारे पास? 3 फोस्फोग्लाइसेरिक एसिड, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉस्फोराइज की हेल्प से बनता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है? यहाँ से ये जो 3 फोस्फोग्लाइसरिक एसिड है ये 2 फोस्फोग्लाइसरिक एसिड में चेंज हो जाएगा म्यूटेज की हेल्प से, ठीक है, म्यूटेज की हेल्प से। उसके बाद क्या है? इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और यहाँ से 2 फोस्फोइनोल पायरुवेट बन जाएगा, ठीक है। अब ये सारे जो मॉलिक्यूल हैं 2-2 मॉलिक्यूल चल रहे हैं क्योंकि 3 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल हैं ये, ठीक है। अब यहाँ से क्या होएगा? यहाँ से एक फोस्फो ग्रुप और निकल जाएगा और यहाँ से क्या बन जाएगा? पायरुविक एसिड। और ये 10th स्टेप था तो ये भी क्या होगा? इरिवर्सिबल होगा, ये रिवर्सिबल नहीं होगा। और यहाँ से 2 मॉलिक्यूल थे तो ATP के भी कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे? यहाँ से ATP के भी 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो यहाँ से देख लो इस पूरे प्रोसेस में हमने हमारी जो 2 ATP जो है ये यूटिलाइज हुई। देखो यहाँ देखो, एक ATP यहाँ पे यूटिलाइज हुई है, एक ATP यहाँ पे यूटिलाइज हुई है, एक ATP यहाँ पे यूटिलाइज है, तो 2 ATP यूटिलाइज हुई हैं, 2 ATP यूज हुई हैं, ठीक है। और यहाँ से 2 NADH फॉर्म हुए हैं, यहाँ पे 2 ATP यहाँ फॉर्म हुई हैं, और हमारे से यहाँ देखेंगे तो यहाँ से भी 2 ATP फॉर्म हुई हैं, यानी कि हमारी टोटल ATP जो है वो 4 ATP फॉर्म हुई हैं,
जिसमें से 2 जो है पहले वाले स्टेप्स में यूज हो गई, तो जो नेट एटीपी गेन है वो हमारा 2 एटीपी का है, ठीक है। इसके अलावा 2 NADH मॉलिक्यूल भी क्या हुए हैं, हमारे फॉर्म हुए। ये भी फर्दर एटीपी बनाते हैं, ये हम बाद में प्रोसेस में देखेंगे कितने। ये जो है एक NADH का मॉलिक्यूल 3 एटीपी बना देता था, 2 कितना बनाएगा, 6 एटीपी बना देगा, ठीक है। लेकिन अगर नेट एटीपी गेन, अगर हम NADH को छोड़ देते हैं, नेट एटीपी हमारे से गेन पूछा जाता है, तो 4, इसे हम जो है ये हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं, यानी कि सबस्ट्रेट सीधे सीधे जो एटीपी बनाता है ना उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में सिर्फ हमारी नेट एटीपी का गेन कितना है, 2 एटीपी का गेन है। और ये ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस साइटोसोल के अंदर होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर, और इसमें ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये थी प्रोसेस। उसके बाद हम करेंगे फर्मेंटेशन की प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस की, ये प्रोसेस सभी में होती है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, ठीक है, एरोबिक हो या एनारोबिक हो, प्लांट हो, ठीक है, यीस्ट हो, फंजाई हो, एनिमल हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये होती है। अब हम पढ़ेंगे फर्मेंटेशन की प्रोसेस, तो ये भी हम पिक्चर से देख लेते हैं। देखो फर्मेंटेशन किस में होता है, फर्मेंटेशन होता है यीस्ट में होता है, ठीक है। और इसमें एक लैक्टिक एसिड भी फॉर्मेशन दिखा रखा है, ये हम बाद में देखेंगे। लैक्टिक एसिड जो फॉर्मेशन होता है ये बेसिकली कुछ बैक्टीरियाज में होता है, एंड हमारी मसल्स में भी होता है, मसल्स भी कर लेती है हमारा ये काम, ठीक है। कैसे करती है हम देखते हैं, पहले यीस्ट का देखते हैं। देखो ये जो प्रोसेस थी ये हमारी ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है, जिसमें फाइनली हमारे पास क्या बन गया, पायरुविक एसिड बन गया। पायरुविक एसिड कितना है, 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कितना है, 6 कार्बन कंपाउंड है। तो यहाँ से हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बनेंगे पायरुविक एसिड के, क्योंकि 3 कार्बन कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। अभी क्या होता है, ये जो होता है पायरुविक एसिड, ये इथेनॉल में ब्रेक डाउन हो जाता है, किसमें, फर्मेंटेशन की प्रोसेस में, यीस्ट में। यीस्ट क्या है, फंजाई है। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है हमारी फर्मेंटेशन। क्या है, फर्मेंटेशन, ठीक है। तो जब ये इथेनॉल में कन्वर्ट होता है तो इसमें क्या होता है, एक NADH मॉलिक्यूल NAD में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहाँ से देखो आपने देखा था कि 2 NADH फॉर्म हो रहे थे हमारे, 2 NADH फॉर्म हो रहे थे ना हमारे। अब यहाँ पे क्या है, NADH एक पायरुविक एसिड में एक NADH यूज हो गया, तो 2 पायरुविक एसिड में कितने यूज होंगे, 2, यानी कि जो NADH का जो गेन था वो तो 0 हो गया, यानी कि NADH तो इसमें कुछ फॉर्म ही नहीं हुआ। उसके बाद इथेनॉल हमारे पास फॉर्म हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो नेट एटीपी गेन रहा वो सिर्फ 2 एटीपी का रहा फर्मेंटेशन की प्रोसेस में। पूरी प्रोसेस यहाँ पर खत्म हो गई, ठीक है। और इसमें जो ये होता है इथेनॉल डिहाइड्रोजनेज जो होता है इसमें, तो इसमें ये यूटिलाइज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें निकलती है और अल्कोहल बनता है। लेकिन जब ये अल्कोहल बनेगा तो ये हेजर्डियस होता है, और अगर ये बहुत ज़्यादा, मतलब मान लो 7%, ये तो एनर्जी दी हुई है कि 7% जो एनर्जी है, जितनी ग्लूकोज में एनर्जी बनती है ना, ग्लूकोज के बनने से जिस एनर्जी ट्रैप होती है उसकी सिर्फ 7% ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है, ठीक है, एंड उसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस में। और दूसरा ये कि जो यीस्ट में ये जो अल्कोहल फॉर्मेशन होती है ना, अगर ये 13% से ज़्यादा हो जाए, 30 दिया भी हुआ है, 13% से अगर ये ज़्यादा हो जाए तो ये यीस्ट ना अपने लिए ही टॉक्सिक हो जाता है, अपने लिए ही टॉक्सिक हो जाएगा और ये मार देगा अपने आप को। तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि जो ये अल्कोहल्स होते हैं, बेवरेजेस, शराब वगैरह जो होती है, इसमें ज़्यादा परसेंटेज अल्कोहल की कैसे होती है। तो एक्चुअली में वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, उसे ज़्यादा फर्मेंट करके उसको प्योरीफाइड करके कंसनट्रेशन को मैक्सिमम किया जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में नहीं होगा, क्योंकि अगर वो 13% से ज़्यादा होगा तो वो अपने लिए क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस थी ये तो थी यीस्ट में। अब देखो कुछ बैक्टीरियाज में और हमारी मसल्स में क्या होता है कि जो पायरुविक एसिड है, ठीक है, वो चला जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, यानी एयर जहाँ नहीं होती, ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर चला जाता है, हमारी मसल्स जब काम करती हैं, और वो पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में। अब देखो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो डबल हो जाएंगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है कि जो NADH है फर्दर NADA में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है और लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाता है। लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होने से क्या होता है कि हमारी जो मसल्स हैं वो फैटिग होने लगती हैं, थकने लग जाती है हमारी मसल्स, और थकावट हो जाती है। जब कोई पर्सन जिम वगैरह में काम करता है या हम ज़्यादा काम करते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि जो हमारी मसल्स हैं वो फैटिग हो गई हैं। हमारी मसल्स कौन सी मसल्स में होता है, तो हमारी जो बॉडी के अंदर है 2 टाइप्स की मसल्स होती हैं। एक होती हैं ऑक्सीजेनिक मसल्स, जो हमारी रेड मसल्स हम जिसको बोलते हैं, और एक होती हैं वाइट मसल्स। तो वाइट मसल्स फाइबर में जो है ऑक्सीजन की थोड़ी कमी होती है, तो ये जल्दी थक जाती हैं, ठीक है। जैसे हमारी बैकबोन वगैरह की जो मसल्स है ना, वो रेड मसल्स है, उनमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होती है। लेकिन जो हमारी बॉडी की, जो हमारी आर्म की मसल्स होती हैं, वो क्या होती हैं, वाइट मसल्स होती हैं उनमें, तो वो जल्दी थक जाती हैं।
तो वहाँ लैक्टिक एसिड भी हमारे लिए हार्मफुल होता है। इसका कुछ अमाउंट जो है वो पसीने की फॉर्म में, स्वेट की फॉर्म में निकल जाता है, ठीक है, रिलीज कर देता है, और ज़्यादा लैक्टिक एसिड हार्मफुल हो सकता है। तो ये तो प्रोसेस थी एनारोबिक रेस्पिरेशन की, यानी कि जब एयर ना हो प्रेजेंट, ठीक है, जहाँ ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन ना हो। तो उसमें यीस्ट का केस हमने बता दिया, और एक केस बता दिया बैक्टीरिया या हमारी मसल्स का केस बनाते हैं। कौन सी मसल्स होती हैं ये भी बता दिया आपको। अब हम बढ़ते हैं आगे। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस के बाद हमने जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस बीच में पढ़ ली है, ठीक है। और जो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, इसमें बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी यूटिलाइज होता है। देखो एक NADH जो एनर्जी बनाता वो तो इसमें यूटिलाइज ही हो जाता है, तो सिर्फ 2 ATP वाला जो होता है वो बचता है इनके पास, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि अगर एयर प्रेजेंट हो प्लांट्स में एज वेल एज एनिमल्स में तो कैसे होती है। तो देखो अभी हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस। दूसरी जो प्रोसेस होती है, ये जो प्रोसेस होती है ये होती है लिंक रिएक्शन या फिर एसिटाइल कोएंजाइम फॉर्मेशन रिएक्शन भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है कि जो हमारा पायरुविक एसिड ये जो बना है, ये जो जैसे मान लीजिए ये सेल था हमारा पूरा, ठीक है, अब यहाँ पे क्या बन गया, पायरुविक एसिड, ऐसे लिख देती हूँ। तो ये जो पायरुविक एसिड है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें एंटर कर देता है। अभी तक तो हमारी प्रोसेस कहाँ हो रही थी, हमारी प्रोसेस हो रही थी साइटोप्लाज्म के अंदर। अब इसने क्या किया, पायरुविक एसिड है ये कहाँ एंटर कर गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर गया। यानी कि अब जो प्रोसेस होगी, ये जो लिंक रिएक्शन होगी वो किसके अंदर होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी, और किसकी प्रेजेंस में होगी, एयर की प्रेजेंस में होगी। यानी कि ये कौन सी रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ से देखो ये जो पायरुविक एसिड है, अब यहाँ देखोगे आप एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड है। अगर यहाँ पे हम 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल में बार बार क्यों जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड है, तो ये सारे जो है डबल हो जाएंगे क्वांटिटी में, सारी क्या होगी, क्वांटिटी डबल हो जाएगी, ठीक है। इसमें हम जब पायरुविक एसिड कोएंजाइम A के साथ मिलता है तो NAD, ठीक है, ये जो है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, इसका ये कोएंजाइम होता है NAD, ठीक है। और मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में ये क्या बना देता है, एसिटाइल कोएंजाइम A। और ये एसिटाइल कोएंजाइम क्या होता है, 2 कार्बन कंपाउंड होता है। पायरुविक एसिड क्या था, 3 कार्बन कंपाउंड था, और 1 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो जाती है। अगर 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल है तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो जाती हैं, और 2 कार्बन कंपाउंड, इसके भी 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड की बात कर रहे हैं हमें तो बनेगा, और 1 NADH यहाँ से फॉर्म होता है। 1 NADH किस में फॉर्म होगा, 1 पायरुविक एसिड में। तो 2 पायरुविक एसिड है तो कितने फॉर्म हो जाएंगे, 2 NADH, ठीक है। यानी कि 2 NADH हमें अभी तक ग्लाइकोलाइसिस से मिल गए, 2 NADH हमें यहाँ से मिल गए, तो टोटल हमारे पास 4 NADH हो गए, ठीक है। और 2 कार्बन डाइऑक्साइड इनमें निकल गई, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम रह रहे हैं। अब आगे करते हैं। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A है ये होता है क्रेब साइकिल में एंटर। अब ये क्रेब साइकिल, या फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ये क्या होता है, ठीक है। क्या इसको क्रेब साइकिल क्यों बोलते हैं, ठीक है, इसे क्या होता है, ये कैसे उसका होता है, इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। अब देखो ये सारी जो प्रोसेस है ना, ये सारी प्रोसेस हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, क्योंकि पायरुवेट एंटर हो गया है सेल से माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये क्या है हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। अब देखो ये जो है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये मैं एक बार बता देती हूँ। जैसे मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में देखो एक इनर मेम्ब्रेन भी होती है, पता है ना, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इसमें क्रिस्टे फोल्ड है, ठीक है, ये ऑक्सीसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये यहाँ रिएक्शन हो रही है मैट्रिक्स में, ये भी ध्यान रखना, ये यहाँ पर या फिर इस फर्स्ट मेम्ब्रेन में नहीं हो रही, किसी इनर मेम्ब्रेन में, यहाँ हो रही है मैट्रिक्स में। यानी कहाँ पे होती है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ, मैट्रिक्स में होती है ये, ठीक है। तो मैट्रिक्स में जब ये रिएक्शन हो रही है तो इसमें क्या होता है, जो एसिटाइल कोएंजाइम होता है ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ से देखते रहिएगा, उसके साथ मिलकर सिट्रिक एसिड बनाता है। तो जो इसका जो फर्स्ट कार्बन कंपाउंड होता है, वो सिट्रिक एसिड होता है, इसलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं, ठीक है, इसलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इसको क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है ना, उसमें जो एसिटिक ग्रुप लगे होते हैं वो 3 लगे होते हैं, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे होते हैं, इसलिए उसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। क्योंकि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो होता है उसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप COH ग्रुप लगे होते हैं, इसलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये पहला जो कंपाउंड है वो सिट्रिक एसिड साइकिल है। अब इसने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में
सिट्रिक एसिड बना दिया। जब ये सिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लाइकोलिक एसिड बनाएगा, इसमें कुछ स्टेप्स बीच में और भी दिए हुए हैं, लेकिन हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करेंगे। कुछ स्टेप्स और भी दिए हुए हैं, जैसे कि सिस बना लेता है ये, फिर आइसोसिट्रेट बना लेता है, ऑक्जेलो सक्सीनेट बना देता है। तो ये स्टेप्स कुछ दिए हुए हैं, बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन हम इसके अकॉर्डिंग जाते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। जब हम सिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लाइकोलिक एसिड बनता है तो इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज जाती है। अब देखो ये एक साइकिल में हो रहा है, ऐसे 2 साइकिल होंगे, क्योंकि 2 एसिटाइल कोएंजाइम हमें मिलते हैं 2 पायरुविक एसिड से, ठीक है। एक ग्लूकोज के बारे में हम बात करें तो एक ग्लूकोज का हम पूरा कैलकुलेट करेंगे। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज होगी, इसको बाद में हम क्या करेंगे, डबल कर लेंगे। तो यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज होगी और एक NADH मॉलिक्यूल यहाँ फॉर्म हो गया। बाद में इसको हम क्या कर लेंगे, डबल कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अल्फा कीटोग्लाइकोलिक एसिड, जो कि 5 कार्बन कंपाउंड होता है, क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड हमारी रिलीज हो चुकी है, यहाँ से एक है तो इसको भी 2 से कर लेंगे। 2 पहले रिलीज होगी तो 4 रिलीज होगी। अभी हमें 2 और निकालनी है, तभी तो ग्लूकोज पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में निकलेगा। तो जब अल्फा कीटोग्लाइकोलिक एसिड से सक्सीनिक एसिड बनता है तो उसमें क्या होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और निकल जाती है, यानी कि पूरी 6 की 6, 2 यहाँ निकल गई, 2 ये निकल गई, और 2 जब पायरुविक एसिड से बना था निकल पूरी, मतलब 6 की 6 ग्लूकोज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, पूरा बर्न हो गया। यहाँ से एक NADH का मॉलिक्यूल भी क्या है, बाहर निकलता है, और यहाँ से एक GTP फॉर्मेशन होता है। और ये जो GTP है ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से बनती है, यानी कि जो सबस्ट्रेट है वो ही बना रहा है। GTP कन्वर्ट हो जाती है बाद में ATP में, और इसे इक्विवेलेंट मानते हैं ATP के, ठीक है। तो ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन हमारी हो गई। उसके बाद जब ये सक्सीनिक एसिड है, ये 4 कार्बन कंपाउंड होता है, क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल गई, तो सक्सीनिक एसिड किस में चेंज हो जाता है, मैलिक एसिड में। और जब मैलिक एसिड में चेंज हो रहा होता है तो एक FADH2 मॉलिक्यूल हमारे पास बनता है। ये भी एक एनर्जी कंपाउंड है और ये भी डबल हो जाएगा अगर दूसरा साइकिल होता है तो, ठीक है। दूसरा साइकिल मतलब 2 साइकिल होंगे ना एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। तो यहाँ से एक जब मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक बनाया गया दोबारा से, तो एक NADH जो है यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। तो देखो यहाँ से टोटल NADH कितने फॉर्म हो रहे हैं, 3। तो 3 NADH मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं एक साइकिल से। तो 2 साइकिल से कितने हो जाएंगे, 6 NADH, ठीक है। डबल कर लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड मैंने पहले बता दी, GTP कितना रिलीज हो रही है, एक GTP रिलीज हो रही है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है तो 2 GTP 2 साइकिल से रिलीज हो जाएंगी। और FADH2 कितने हो जाएंगे, 2। ये याद रखने हैं, क्योंकि जब हम एंड में करेंगे तो ये पता होना चाहिए हमें। तो इतने मॉलिक्यूल हमारे निकल गए, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट होता है ATP के, ठीक है। अब जो है NADA हमारे पास 4, जो 2 पहले थी कहाँ से, ग्लाइकोलिसिस से थी 2, और 2 कहाँ से थी हमारी, जब हमारा पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हुआ था, यहाँ से एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ ना, 2 यहाँ के थे। तो टोटल कितने हो गए हमारे, 3 और 2 5 और 2 7, ठीक है। 7 NADH जो है हमारे यहाँ पर आ गए, ठीक है। और FADH2 कितने हैं, 2। GTP यहाँ से कितने हैं, 2, और ग्लाइकोलिसिस से कितनी आई, 2, यानी कि 4 ग्लाइकोलिसिस से। अब हम इसका टोटल कंबाइन करेंगे, लेकिन कंबाइन करने से पहले ना हम इसे ATP में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी तक हमने 3 प्रोसेस करी हैं। पहली प्रोसेस क्या थी, ग्लाइकोलाइसिस थी, और ये ग्लाइकोलाइसिस जो है वो सब में होती है, एरोबिक भी और एनारोबिक भी, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस करी थी, ठीक है। दूसरी हमने क्या की थी, लिंक रिएक्शन करी थी। अब ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। लिंक रिएक्शन कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होती है। उसके बाद क्रैब साइकिल हमने कराया, या सिट्रिक एसिड साइकिल भी हम इसको बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। TCA साइकिल भी बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ये भी कहाँ होता है, मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब हमने पूरा साइकिल कर लिया और 6 कार्बन हमने रिलीज कर लिया। अब देखो हमारे पास जो है वो 2 ATP, तो नेट ATP ग्लाइकोलाइसिस से हमें मिली थी कितनी, 2 ATP मिली थी, राइट। और 2 ATP हमें मिल गई GTP की फॉर्म में, कहाँ से मिल गई हमें, क्रैब साइकिल से। यानी कि टोटल हमारे पास जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से ATP आई वो 4 ATP आई हैं, ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से। इसके अलावा हमारे पास 7 NADH, 7 कैसे हुए, 6 तो इससे हुए ना, तो 6 ये और 10 हुए। देखो ग्लाइकोलिसिस से 2 NADH मिले हमें, और लिंक रिएक्शन से हमें 2 NADH मिले हमें, और क्रैब साइकिल से हमें 6 मिले, ठीक है। तो हमारे पास कितने आ गए, 10 NADH आ गए, 10 NADH, ठीक है। और 2 FADH, ये लिख लीजिए आप, FADH2 मिले हमारे पास।
अब देखो ये जो है एटीपी की फॉर्म में कैसे कन्वर्जन होते हैं और टोटल एटीपी गेन क्या होता है ये हम अभी पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है कि ये जो NADH और FADH2 है ना, कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, एटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और अभी अभी मैं बार बार आपको बोल रही हूँ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। तो सबस्ट्रेट लेवल क्या होती है कि जब सबस्ट्रेट कन्वर्ट होता है ना दूसरे उसमें प्रोडक्ट में, तो वो जिससे जो एनर्जी निकलती है उसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो भी हम पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाके ये जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो इनडायरेक्टली एनर्जी कंपाउंड है वो एटीपी में कन्वर्ट होते हैं, उन्हें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन नहीं कहते, ठीक है। इनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाने के बाद ये जो है इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, क्योंकि ये इस चेन के अंदर जाने की, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाने की, तो इसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। क्योंकि ऑक्सीजन इसमें से जो निकलती है ना इलेक्ट्रॉन, वो फाइनली ऑक्सीजन लेती है। अब कैसे होती है चलिए देख लेते हैं कैसे होती है। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्लियर हो गई। अब यहाँ से देखिए, इसमें ज़्यादा ऊपर पहुँच गए हम, यहाँ देखते हैं, देखो ये है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि पूरा आना चाहिए। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे हम। अब इसमें देखो ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ये जो है इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, यानी कि यहाँ जो है माइटोकॉन्ड्रिया की, यहाँ जो है माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, ये जो है यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन है। और ये जो है, ये जो ब्लू कलर की दिख रही है ना, ये इनर मेम्ब्रेन है। और ये जो बीच में स्पेस दिख रहा है ना, ये है दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, यानी कि जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, और ये इस तरह से मेम्ब्रेन होती है। तो ये तो है आउटर मेम्ब्रेन, ये रही, और जो इनर मेम्ब्रेन है ये ब्लू कलर की दिख रही है आपको, और ये जो स्पेस है ना ये यहाँ दिख रहा है, ठीक है। और ये जो मैट्रिक्स वाला स्पेस है वो यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ऊपर लिखा भी हुआ है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से देखो ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, इस पर जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इस पे चलती है, सारे एंजाइम से रिलेटेड इसी पे प्रेजेंट होते हैं। और ये जो है ना, ये जो कलर्स में दिखाए ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ दिख भी रहे होंगे आपके कॉम्प्लेक्स सिस्टम। कितने कॉम्प्लेक्स सिस्टम है देखो, वन कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ठीक है। और ये यूबिक्विनिन होता है, ये सेकंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ये थर्ड कॉम्प्लेक्स सिस्टम, फोर्थ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ये फोर्थ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, और ये 5 कॉम्प्लेक्स सिस्टम। 5 कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं प्रेजेंट टोटल, ठीक है। तो 5 कॉम्प्लेक्स सिस्टम टोटल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ जो हमने क्रेब्स साइकिल अभी करा है, हमने सिट्रिक एसिड साइकिल हमने करा है। तो सिट्रिक एसिड साइकिल में भी क्या होता है क्रेब्स सॉरी बार बार क्रेब्स साइकिल बोल रहे हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल जो होता है उसमें जो है एक एंजाइम जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, वो भी इनर मेम्ब्रेन से अटैच होता है, बाकी सारे मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं उसके। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, याद रखना है इसको, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, तो ये जो एंजाइम है ये इनर मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है, बाकी सारे मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल के एंजाइम, ठीक है, क्लियर है। आगे करते हैं इसको। अब देखो जो इसमें जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है, वो क्या करता है, वो मैट्रिक्स से, देखो यहाँ पे NADH एंटर हो रहा है, ठीक है, NADH फर्स्ट स्टेप में एंटर हो रहा है, फर्स्ट स्टेप पे एंटर हो रहा है सबसे पहले NADH, उसमें ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर जाता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, FMN और FES को दे देता है, और साथ में ही 2 हाइड्रोजन दे देता है FMN को, जो कि वो बाहर छोड़ के आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ जाता है यूबिक्विनिन, क्या कौन जाता है यहाँ से, यूबिक्विनिन जाता है। जो यूबिक्विनिन है वो सेकंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम एक्चुअली में कंसिडर किया जाता है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि यूबिक्विनिन सेकंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम, और जो देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है सेकंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम यूबिक्विनिन, ठीक है। तो जब यहाँ से यूबिक्विनिन में एंटर करता है, तो यहाँ से जो यूबिक्विनिन में एंटर करता है ये FADH2 एंटर करता है, ये सेकेंड स्टेप में, ठीक है। और यहाँ से ये हाइड्रोजन आयन लेता है इससे और यहाँ छोड़ देता है, ठीक है। जब ये यहाँ छोड़ देगा तो देखो फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में जाता है इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है, थर्ड स्टेप में क्या होता है कि जो साइटोक्रोम B है, Fe6 है, और इसमें भी जो है यूबिक्विनिन होता है, ठीक है, जो इससे मॉलिक्यूल लेता है। उसके बाद नेक्स्ट साइटोक्रोम C के थ्रू होते हुए ये 4 कॉम्प्लेक्स सिस्टम में जाते हैं, ठीक है, जिसमें साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम AC प्रेजेंट होता है, ठीक है।
और यहाँ से भी ये 2 हाइड्रोजन लेकर इधर छोड़ देते हैं, ठीक है। यानी कि इनर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या हो गया, हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा हो गए, हाइड्रोजन प्रोटॉन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई। प्रोटॉन किस लिए, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस है, प्रोटॉन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई। तो देखो यहाँ 3 स्टेप में ये जो है हाइड्रोजन दिख भी रहे होंगे, 3 स्टेप में हाइड्रोजन को अंदर फेंक रहे हैं ये लोग। पहले स्टेप में NADH फॉर्म हो गए थे और हर स्टेप के लिए एक ATP फॉर्म होती है। तो NADH से टोटल जो है 3 ATP फॉर्म होती है, एक NADH से 3 ATP मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म होते हैं। और एक FADH2 से 2 ATP मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। क्यों होते हैं, समझ में आ गया। अब जब हम यहाँ कॉम्प्लेक्स सिस्टम पे आ गए, फोर्थ कॉम्प्लेक्स सिस्टम पे, तो यहाँ से जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन, देखिएगा यहाँ से 2 H आयन तो यहाँ फेंक दिए इसने दोबारा से। अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे थे, इलेक्ट्रॉन पासिंग होते हुए ये ऑक्सीजन को मिल जाते हैं इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन को मिलते ही ये इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन क्या करती है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर के वाटर मॉलिक्यूल, तो ये जो इस तरह जो वाटर मॉलिक्यूल बनता है ना, उसे ऑक्सीडेटिव वाटर बोलते हैं। ऑक्सीडेटिव वाटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो कैरी कर रही है इलेक्ट्रॉन, जो पूरी इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मूव कर रहे हैं। और जो सारे प्रोटॉन है यानी कि हाइड्रोजन है वो कहाँ फेंक दिए गए हैं, वो इनर मेम्ब्रेन स्पेस में फेंक दिए गए हैं, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ गई और यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गई, तो हाइड्रोजन ग्रेडियंट बन जाता है। तो जो एटीपीटेज होता है ना, वो यहाँ लगा होता है, एटीपीटेज एंजाइम। अब ये कैसे लगा होता है, कैसे काम करता है, अभी देख लेते हैं। यहाँ आगे दिया हुआ देखो, ये यहाँ पे लगा हुआ होता है और ये क्या करता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये जो 2 हाइड्रोजन है ये बाहर की तरफ पुश होते हैं। जब ये बाहर की तरफ पुश होते हैं तो वहाँ से क्या होता है, जो एटीपीटेज है, एटीपीटेज एंजाइम, वो काम करता है और एडीपी मॉलिक्यूल के साथ फॉस्फेट ग्रुप मिलकर क्या बना देता है, एटीपी मॉलिक्यूल बना देता है। तो इस तरह से जो है एटीपी बनती है, ठीक है। और इस तरह की एटीपी फॉर्मेशन को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। और मैंने पहले बता दिया 3 मॉलिक्यूल बनेंगे एटीपी के, एक NADH से और एक FADH2 से बनेगा 2 ATP के मॉलिक्यूल। तो इस तरह से एटीपी फॉर्मेशन होती है। अब करेंगे हम बैलेंस शीट। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो बैलेंस शीट में क्या होता है, देखो टोटल हम करेंगे, पहले हम करेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ, हमारे पास टोटल ATP गेन कितना हुआ, 2 ATP, ठीक है, और 2 NADH, ठीक है। अब ये 2 NADH है और मैंने बता दिया कि एक NADH से 3 ATP फॉर्मेशन होती है। तो इसमें कितना हो जाएगा, ये 2 ATP हो जाएगी यहाँ से, और यहाँ से NADH से कितनी बन जाएगी हमारे पास ATP, 6 ATP बन जाएगी। तो 6 ATP यहाँ से बन गई। तो टोटल हमारे पास ग्लाइकोलिसिस से कितनी आ गई, 8 ATP। ग्लाइकोलिसिस से हमारे पास कितनी आ गई, 8 ATP। तो हम इसको अब याद रखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस से हमारे पास कितनी आ गई हैं, ग्लाइकोलिसिस से हमारे पास कितनी आ गई है, 8 ATP आ गई हैं। कैसे आई हैं मैंने बता दिया अब आपको। लिंक रिएक्शन जो होती है हमारी दूसरी वाली जो थी, जिसमें हमारी पायरुविक एसिड जो है एसिटाइल कोएंजाइम बना था, उसमें क्या हमारे पास 2 NADH फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है, 2 NADH फॉर्मेशन हुई थी। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि एक NADH से 3 ATP फॉर्मेशन हो रही है। तो 2 NADH से कितनी हो जाएंगी ATP फॉर्मेशन, 6 ATP फॉर्मेशन। तो लिंक रिएक्शन से कितनी हो गई, 6 फॉर्मेशन हो गई। ग्लाइकोलिसिस से हो गई, ग्लाइकोलिसिस से हो गई 8, एक मिनट, ग्लाइकोलिसिस से हो गई 8, लिंक रिएक्शन से हो गई 6, ठीक है। आप भी काउंट करते रहिएगा, अगर गलती हुई तो फिर आप लोग कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। अब जो सिट्रिक एसिड साइकिल है उसमें क्या था हमारे पास, 3 NADH फॉर्म हो रहे थे एक साइकिल से, दोनों 2 साइकिल लेंगे तो 6 फॉर्म हो रहे थे। अब 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो किसमें कितनी आ गई, 18 ATP आ गई NADH से, 18 ATP आ गई NADH से। FADH से कितनी बनी थी, 2, तो 2 मॉलिक्यूल थे FADH2 के। FADH2 के कितने मॉलिक्यूल होंगे 2 साइकिल से, 2 मॉलिक्यूल, तो कितनी आ जाएंगी यहाँ से 4 ATP, ठीक है। और सबस्ट्रेट लेवल जो है वो 2 बन रही थी, तो 2 ATP वहाँ से आ जाएंगी। तो टोटल कितनी हो गई, 2, 4, 6, तो यहाँ से काउंट कर लो 18 और ये हो गई 6, काउंट कर लो टोटल कितना हो जाता है, तो ये 12 हो गई, ठीक है। 12, 6 and 6 12 प्लस 8 20 और 8 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। यानी कि हमारे पास टोटल जो गेन हुआ वो 38 ATP मॉलिक्यूल्स का हुआ। यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का अगर ब्रेकडाउन होगा तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल ऑफ ATP फॉर्म होंगे, 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP जो है वो सिंथेसाइज होंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमारी बुक में भी दिया हुआ है कि 38 ATP मॉलिक्यूल जो है एरोबिक रेस्पिरेशन से फॉर्म होते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से। कैसे फॉर्म होते हैं ये मैंने आपको
बता दिया काउंट करके कि कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, आप लोग भी खुद से काउंट करके देख सकते हो, तो बिल्कुल सही है। और इसमें क्या होता है, पहले इसमें सटल सिस्टम था, कि सटल सिस्टम होता था, जैसे कि हमारा जो हार्ट है, लीवर है, किडनी है, उसमें तो हमारे 38 मोलिक्यूल ही होते हैं, लेकिन जो हमारी मसल्स हैं उसमें 36 मोलिक्यूल होते हैं, क्योंकि जब हम NADH या फिर NADH को लेके जाते हैं ना अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में, तो 2 ATP मोलिक्यूल यूटिलाइज हो जाते हैं, तो वहाँ कम हो जाते हैं। लेकिन ये सटल सिस्टम अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इसको ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं इसमें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक पाथवे क्या होता है? एम्फीबोलिक पाथवे, जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, कि जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। ठीक है, कैटाबोलिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें जो है, जो सबस्ट्रेट है, चाहे वो ग्लूकोज हो, प्रोटीन हो, जो भी हो, वो ब्रेक डाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में और सिंपल माइक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। लेकिन ये हमने बोला एम्फीबोलिक पाथवे क्यों है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल बनते भी हैं। ठीक है, बनते हैं, कंबाइन होकर इसमें बनते भी हैं, तो पूरी प्रोसेस में जो है मेकिंग, सिंथेसिस भी होती रहती है। ठीक है, तो इसलिए जो इसके पाथवे है, क्योंकि इसमें NADH फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये तो सिंथेसिस हुई ना, जो ATP है वो सिंथेसाइज होती है, तो ये तो एक तरह से सिंथेसिस हुई ना। तो इसमें कैटाबोलिक भी प्रोसेस हो रही है, सॉरी पाथवे जो है इसका कैटाबोलिक भी है और एनाबोलिक भी है, तो दोनों तरह का पाथवे है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एम्फीबोलिक पाथवे। इसमें भी पूरे में यही लिखा हुआ है, प्रोसेस दिया हुआ है कहाँ कहाँ कि कहाँ ब्रेक डाउन होता है, जैसे कि ये ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, कन्वर्जन हो रहा है, तो ये पूरा जो प्रोसेस है अभी हम पढ़ चुके हैं उसका बता रखा है कि किस तरह से फैटी एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, क्योंकि फैटी एसिड भी एज ए सबस्ट्रेट हम ले सकते हैं। तो इस पाथवे में जो है बोथ एनाबोलिक भी प्रोसेस हो रही है और कैटाबोलिक भी हो रही है। तो इस पूरी जो पाथवे को जो है हम इसको एम्फीबोलिक पाथवे बोलते हैं रदर देन द कैटाबोलिक पाथवे। तो प्रोसेस ही कैटाबोलिक है, लेकिन जो पाथवे है वो एम्फीबोलिक पाथवे है। अब देखो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या यूज होता है, जैसे कि हमने पूरा जो है कार्बोहाइड्रेट का पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट कैसे जो है पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये जो पूरी प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है, और फिर ये लिंक रिएक्शन के थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद क्रेब्स साइकिल में चला जाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज जो होता है वो सिंपल मॉलिक्यूल इस तरह से फॉर्म होता है। लेकिन अगर इसकी जगह, ग्लूकोज की जगह अगर हम प्रोटीन लेते हैं, तो प्रोटीन क्या करेगा, अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा और पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होकर यहाँ से फिर पूरे साइकिल का जो इसका जो प्रोसेस होता है पायरुविक एसिड के बाद, वो पूरा सेम रहेगा। ठीक है, ऐसे ही जो फैट होते हैं, फैट एसिड, ये सीधे एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएंगे, या तो ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट्स यहाँ से जाकर के पूरी साइकिल के अंदर एंटर कर जाएंगे। तो अगर कार्बोहाइड्रेट की जगह फैट या प्रोटीन जो सबस्ट्रेट रहेंगे, ठीक है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट रहेंगे, तो इस तरह से वो इस साइकिल में एंटर कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये सबस्ट्रेट जो है कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, और इस जो प्रोसेस को ये जो जब ये एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होती है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एक्चुअली में एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो ये प्रोसेस भी कहाँ होगी, ये जो सब सीधे एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, बीटा ऑक्सीडेशन। जब फैटी एसिड किस में कन्वर्ट होते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोसेस होती है। ठीक है, ध्यान रखना। अब रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, बड़ा सिंपल सा है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, जो जितनी वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्व हुई है, इसके अपॉन में अगर हम वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम कर देंगे, तो इससे हमारा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो है इसमें ध्यान रखना है कि बड़ा वाला ऊपर, यानी CO2 ऊपर, CO2 बड़ा वाला, मतलब लिखने में बड़ा वाला, ऐसा नहीं कि इस तरह से करना है। ठीक है, याद करना है। तो CO2, तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है 1, क्योंकि देखो जितने कार्बन, अभी हमने क्रेब्स साइकिल लिया था पूरा एंट्री की 6 कार्बन का होता है ग्लूकोज, तो 6 ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। तो ऑक्सीजन यूटिलाइज कितनी हुई, 6, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कितनी हुई, 6, तो 6 CO2 सॉरी इवोल्व अपॉन में 6 O2 कंज्यूम, तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कैसे आ गया, 1 आ गया। लेकिन ये जो ट्राइपल्मेटिन है, फैटी एसिड है, अगर हम इसका देखें तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कितना होता है, 0.7, प्रोटीन का कितना होता है, 0.9, और ऑर्गेनिक एसिड का यहाँ दिया नहीं हुआ तो आपकी बुक में NCERT में, लेकिन ऑर्गेनिक एसिड का जो होता है वो मोर देन 1 होता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज होंगे, ऑक्सीजन कम यूटिलाइज होंगे, सॉरी मैंने कर दिया, ऑक्सीजन कम यूटिलाइज होंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलेगी, तभी तो 1 आएगा, वो तो मोर देन 1 आएगा। तो ऑर्गेनिक एसिड का क्या होता है, मोर देन 1 होता है। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। ठीक है, रेस्पिरेशन इन प्लांट।
ठीक है। और इसके बाद आपका इस वाली यूनिट में सिर्फ एक चैप्टर बचता है, वो भी हम करेंगे। अगर आप लोगों को चाहिए कि कोई टॉपिक आपको डिटेल्स में पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।